गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभिव्यक्ति की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गेस्टाल्टवाद अपने आप में एक बिल्कुल अलग प्रकार का संप्रदाय है। गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान इसे कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द आ रहा है गेस्टाल्ट, जो कि कॉमन वर्ड नहीं है। ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण, संपूर्ण या पूर्ण हम कह सकते हैं, यानी होल। अब पहले हम कहें कि इसका प्रतिपादन किसने किया, तो मैक्स वर्दीमर का नाम आपको ध्यान रखना है। ये मुख्य प्रतिपादक थे। इनके दो साथी थे, वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफका। कोहलर एंड कोफका के नाम से प्रसिद्ध हैं। वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफका। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों भी जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, नाम जो दिया है गेस्टाल्टवाद, वहां पर शब्द गेस्टाल्ट कौन सा है, जर्मनी का शब्द है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है होल या पूर्ण। साथ के साथ ये तीनों के नाम आप ध्यान रखेंगे। मुख्य प्रतिपादक थे मैक्स वर्दीमर, दो साथी थे वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफका। अब इसके आगे देखिए, वर्दीमर ने 1912 में एक घटना बताई या एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग किया और उसके आधार पर उन्होंने बताया किसके बारे में, फाई घटना के बारे में। अब फाई फेनोमेनन या फाई घटना क्या है, यह आपको ध्यान रखना है। पहली बात किससे संबंधित है, गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। फाई घटना के बारे में किसने प्रयोग किया, मैक्स वर्दीमर ने किया। प्रयोग इस प्रकार था कि एक कमरे में एक प्रयोज्य को वो लेके गए। सब्जेक्ट या प्रयोज्य वो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर की प्रयोग किया जा रहा हो। तो एक अंधेरे कमरे में, यानी जहां पर लाइट नहीं थी, ऐसे कमरे में प्रयोज्य को वर्दीमर ने बिठाया, वहां लेके गए और उस बिल्कुल अंधेरे कमरे में अचानक से सामने एक लाइट जलती हुई उसको नजर आती है। अब होता क्या है, मान लो एक कॉर्नर पर लाइट नजर आ रही है, राइट साइड पर, ठीक है। कुछ सेकंड बाद ही वो लाइट किधर नजर आती है, लेफ्ट पर, फिर वापस राइट पर, फिर वापस लेफ्ट पर। यानी लाइट का मूवमेंट नजर आ रहा है, प्रकाश की गति नजर आती है प्रयोज्य को। जब प्रयोज्य से पूछा जाता है कि आप क्या देख पा रहे हैं, तो प्रयोज्य कहता है कि एक लाइट है जिसको आप कभी इधर जलाते हैं, कभी आप उसको इधर जलाते हैं, आप इधर से इधर। अब आप इमेजिन करके देखिए, थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि कोई टॉर्च से प्रकाश जलाया जा रहा है, इधर किया जाए और उसके बाद उसको दूसरी तरफ किया जाए। तो उस स्थिति में जब बार बार मूवमेंट किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो गति है उस प्रकाश के सोर्स में हो रही है। और ऐसा ही प्रयोज्य को लग रहा था कि जो सोर्स है वो मूव कर रहा है या गति हो रही है। वास्तव में वर्दीमर ने क्या किया था कि उन्होंने दो अलग अलग लाइट के बल्ब लगाए थे। एक बल्ब को जलाया जाता तो दूसरे बल्ब को बंद रखा जाता था। जब राइट वाला जलता था तो लेफ्ट को बुझाया जाता, जब लेफ्ट वाला जलता
जाता था। तो वास्तव में प्रकाश में कोई गति नहीं हो रही थी, फिर भी प्रयोज्य को ये लग रहा था कि प्रकाश में गति हो रही है, और इसे ही वर्दीमर ने फाई घटना का नाम दिया। देखिए, अब गेस्टाल्ट में हम अर्थ समझ रहे हैं पूर्ण या होल। तो ये जो संप्रदाय है ये संरचनावाद का विरोध करता है। हम पढ़ के आए हैं अभी अभी कि संरचनावाद एक संप्रदाय के रूप में अवयवों को या भागों को पढ़ने पर, अध्ययन करने पर जोर देता है। वहीं गेस्टाल्टवाद पूर्ण को अध्ययन करने पर जोर देता है, यानी किसी चीज को टुकड़ों में बांटकर नहीं पढ़ा जाए, उसे संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाए, ये बताते हैं गेस्टाल्टवादी। अब यहाँ ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गेस्टाल्टवादियों ने संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना, कॉग्निटिव प्रोसेसेस को बहुत महत्वपूर्ण माना। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं क्या हैं? फिर से आप पहली क्लास को याद करें, वहां मैंने आपको व्यवहार के 3 पक्ष बताए थे, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत हमने बात की थी कि मस्तिष्क का जिन प्रक्रियाओं में अधिक उपयोग होता है, जैसे चिंतन है, स्मरण है, समझना है, तर्कना है, समस्या समाधान है, इन सब प्रक्रियाओं को संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहते हैं। और गेस्टाल्टवादियों ने ये माना कि ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हमारे संपूर्ण व्यवहार में बहुत महत्व रखती हैं। तो गेस्टाल्टवादियों का जब हम नाम ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि ये भी जर्मनी से शुरू हुआ, जिस प्रकार से संरचनावाद की शुरुआत जर्मनी से हुई, गेस्टाल्टवाद की शुरुआत भी जर्मनी से हुई। इसके मुख्य प्रतिपादक मैक्स वर्दीमर थे। उनके समर्थक में 2 मुख्य हैं, कोहलर और कॉफका। कोहलर का जो अधिगम का सिद्धांत है वो हम अलग से पढ़ेंगे जब हम अधिगम वाला टॉपिक पढ़ेंगे। फाई घटना या फाई फेनोमेना को मैक्स वर्दीमर ने बताया, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये कि गेस्टाल्टवादियों का जो पूरा बल था वो था पूर्ण के ऊपर, बजाय टुकड़ों में अध्ययन करने के। उनका मानना था कि पूर्ण रूप से किसी चीज का अध्ययन किया जाना चाहिए। और विशेष रूप से जब हम विषय वस्तु की बात करते हैं तो गेस्टाल्टवादियों ने संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना। तो ये हमारा चौथा संप्रदाय था गेस्टाल्टवाद। अब हम 2 और संप्रदायों को आगे पढ़ेंगे। देखिए, 5वां संप्रदाय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म का महत्व अधिक इसलिए है क्योंकि इन्होंने, व्यवहारवादियों ने जो बात कही उसका अस्तित्व आज तक है। इन्होंने माना कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए और उस बात को मनोवैज्ञानिकों द्वारा आज तक स्वीकारा जाता है। आज भी मनोविज्ञान को व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। देखिए, व्यवहारवाद को शुरू करने वाले या इसके जनक थे J.B. वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन। वॉटसन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने व्यवहारवाद की शुरुआत करी 1913 में। एक जर्नल आता था उस समय, जर्नल यानी एक ऐसी पुस्तिका जिसमें कि शोध कार्य छपते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल रिव्यू नामक जर्नल आता था। उस जर्नल में वॉटसन का शोध और एक लेख प्रकाशित हुआ और उस लेख में जब उन्होंने उस लेख को प्रेजेंट किया उसके साथ ही उन्होंने व्यवहारवाद को शुरू करने की घोषणा की। अब वॉटसन का एक बहुत ही प्रसिद्ध डेफिनेशन है, परिभाषा है जो आपको ध्यान रखना है।
मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। तो आप देखें यहाँ वो कह रहे हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये चीज क्लियर है कि यहाँ व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और किस रूप में किया जाता है, विज्ञान के रूप में किया जाता है। एक साइंटिफिक तरीके से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये शब्द सकारात्मक या पॉजिटिव। तो देखिए इन्होंने, वॉटसन ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए इस शब्द को भी उपयोग लिया कि ये एक सकारात्मक विज्ञान है। तो इससे जो अर्थ है वो आपको समझना जरूरी है। वॉटसन का मानना था कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा जब व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा तब पहली महत्वपूर्ण चीज वो उसे एक विज्ञान के रूप में करेंगे, यानी वैज्ञानिक विधियों का उपयोग लेते हुए करेंगे। दूसरी चीज ये कि सकारात्मक रूप में यह अध्ययन किया जाएगा। जब मनुष्यों का, प्राणियों का व्यवहार पढ़ा जाएगा तो किसी के व्यवहार में मीन मेख निकालने के लिए, कमियां निकालने के लिए, फॉल्ट्स फाइंड करने के लिए या लिमिटेशंस ढूंढने के लिए ये अध्ययन नहीं किए जाएंगे। कैसा होना चाहिए इसकी बात मनोविज्ञान नहीं करता है। क्या है, कैसा है, इसकी बात मनोविज्ञान में की जाती है। तो जब प्राणियों का अध्ययन किया जाएगा, वॉटसन मानते थे एक वैज्ञानिक के रूप में हम सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कैसा है, कोई भी प्रक्रिया किस प्रकार होती है, कैसे होती है, बजाय इसके कि ये प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए। सो शुड बी वाला जो थॉट है, यानी किसी कार्य को, किसी के व्यवहार को कैसा होना चाहिए, इसकी बात यहाँ पर मनोविज्ञान में वॉटसन द्वारा स्वीकारी नहीं गई थी। वो ये कहते हैं कि वैज्ञानिकों के रूप में जो चीज जैसी आपको प्राप्त हो रही है, अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, आप निरीक्षण कर रहे हैं, तो जो भी तथ्य आपको प्राप्त हो रहे हैं, जिस रूप में भी प्राप्त हो रहे हैं, आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए, बजाय उनमें कमी निकालने के या बजाय उनको सुधारने के आप स्वीकार करें और फिर अगर कोई उपयोग किए जा सकते हैं तो उन तथ्यों का आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवहारवादियों द्वारा, विशेषकर वॉटसन द्वारा वस्तुनिष्ठ विधियों के उपयोग पर बल दिया गया। अब वस्तुनिष्ठ क्या है? ऑब्जेक्टिव मेथड्स जिनको कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मेथड यानी ऐसे मेथड जिसमें व्यक्ति का अपना कोई पार्शियलिटी या बायस जो है वो सम्मिलित नहीं होता है। आपके खुद के व्यक्तिगत विचार, आपके व्यक्तिगत हम कहें किसी के प्रति दुराग्रह हैं, किसी के प्रति आपकी नकारात्मक सोच है, तो उनका जहाँ पर सम्मिलन नहीं होता है, ऐसी विधियों को वस्तुनिष्ठ विधियां कहा जाता है। विशेषकर एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान में प्रयोग और निरीक्षण को काफी वस्तुनिष्ठ विधियां माना गया है। तो वॉटसन का मानना था कि मनोवैज्ञानिकों को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग का और निरीक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए। विशेषकर प्रयोग के उपयोग पर उन्होंने बल इसलिए दिया क्योंकि प्रयोग द्वारा जो भी तथ्य हमें प्राप्त होते हैं या प्रयोगों द्वारा जो भी शोध हम करते हैं और कुछ चीजों को जब हम पाते हैं तो उनके हमारे पास प्रूफ मौजूद होते हैं, सबूत होते हैं और प्रयोगों को दोहराया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि नहीं, जिस व्यक्ति ने प्रयोग किया है वो सही प्रकार से नहीं किया है, तो वो उस प्रयोग को स्वयं दोहरा सकता है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक ने एक विशिष्ट प्रयोग किया और उसने अपनी जो भी फाइंडिंग थी कि मुझे ऐसा करने पर ऐसा प्राप्त हुआ वो बताया। यदि किसी अन्य मनोवैज्ञानिक को लगता है कि नहीं, ये प्रयोग जो है वो सही प्रकार
प्रकार से नहीं किया गया तो उस स्थिति में उस प्रयोग में बदलाव किया जा सकता है। वो स्वयं को प्रयोग करके देख सकता है ताकि अगर उसकी फाइंडिंग में कोई बदलाव होना हो तो वो किया जा सकता है। अब निरीक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन व्यवहारवादियों द्वारा, फिर से हम कहें विशिष्टकर वॉटसन द्वारा ये माना गया कि व्यवहार का अध्ययन तो किया जाएगा मनोविज्ञान में, लेकिन वो व्यवहार कैसा होना चाहिए, निरीक्षण योग्य होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण मत था वॉटसन का। वो कहते थे कि ऐसे व्यवहार जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण नहीं कर सकते, जिनकी जांच परख नहीं कर सकते हैं, उनका अध्ययन मनोविज्ञान में नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद सभी व्यवहार अर्जित किए जाते हैं। वॉटसन का ये भी मानना था कि एक प्राणी का जो भी व्यवहार है, उसकी जो भी अनुक्रियाएं हैं, वो सभी अर्जित की गई है, यानी कि सीखी गई है। जब हम ये कह रहे हैं कि सभी व्यवहार अर्जित किए जाते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि व्यवहारवादी और विशेषकर वॉटसन अधिगम को या सीखने की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि जन्म से पहले एक बालक कुछ नहीं लेकर के आता है। जब उसका जन्म होता है वो वातावरण में अंतरक्रिया करता है, कुछ उद्दीपकों को ग्रहण करता है, उनके प्रति वो अनुक्रिया करने लगता है और धीरे धीरे वो नए नए व्यवहारों को, नई नई अनुक्रियाओं को सीखने लगता है। तो व्यवहारवादियों ने अधिगम की प्रक्रिया को एक आधार माना है कि हमारे संपूर्ण व्यवहार का आधार कौन सी प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि वॉटसन के अलावा भी अन्य सभी व्यवहारवादियों ने अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन किया है, अधिगम से संबंधित अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ये कुछ नाम लिखे हैं मैंने व्यवहारवादियों के, स्किनर, हल, गुथ्री, पावलोव, ये सारे जो नाम हैं आप ध्यान रखें, इन सभी को हमें पढ़ना है। जब हम अधिगम पढ़ेंगे, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत पढ़ेंगे, वहां हम अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों को जब पढ़ेंगे तो हमें पावलोव का, हल का, गुथ्री का, स्किनर का, सभी का अधिगम सिद्धांत पढ़ना है। तो आप लिंक कर सकते हैं कि सभी व्यवहारवादियों ने अधिगम पर कार्य करा, अधिगम से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किए, क्योंकि वॉटसन का मानना था कि प्राणी का अधिकतम व्यवहार जो है वो अर्जित किया गया है, सीखा गया है। इसके अलावा एक बात जो महत्वपूर्ण है वॉटसन के बारे में जो उन्होंने कही, उनका मानना था कि एक बच्चे के लिए, उसके संपूर्ण विकास के लिए उसका वातावरण ही महत्वपूर्ण है। तो उनका एक कथन था, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स, या मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु ला करके दीजिए, एंड आई विल मेक देम व्हाटएवर यू डिजायर, अ थीफ, अ लॉयर, अ पुलिस पर्सन और एनीथिंग। उनका मानना था कि 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे मुझे ला करके दीजिए और रैंडमली आप उनमें से किसी को भी बता दीजिए कि इसे वकील बनाना है, इसे चोर बनाना है, इसे डॉक्टर बनाना है, इसे पुलिस वाला बनाना है। इस प्रकार उन्होंने अपनी बात को साबित करने की कोशिश की कि एक बच्चे के व्यवहार में उसकी वातावरण का ही महत्व होता है, उसकी आनुवंशिकता के योगदान को वॉटसन स्वीकार नहीं करते थे। इसी कारण इतनी बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं किसी भी बच्चे को उनमें से आप जिसको कहेंगे मैं आपको जो आप कहेंगे वो बना करके दे दूंगा। अब ये एक अतिशयोक्ति आप मान सकते हैं क्योंकि वास्तव में ऐसा पॉसिबल नहीं था कि कोई व्यक्ति उन्हें 12 बच्चे ला करके देता और वो उनमें से किसी को कुछ भी बना पाते, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए, यानी वो वातावरण के महत्व के कितने बड़े पक्षधर थे, ये बताने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो आप ध्यान रखेंगे कि वॉटसन तथा अन्य व्यवहारवादी एक बालक के विकास में वातावरण के महत्व को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये सारी बात हुई हमारी व्यवहारवादियों के बारे में। हाँ, एक
कुछ प्रयोगों का सहारा लिया है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वॉटसन मानते थे कि अगर आप प्रयोग करके किसी बात को रख रहे हैं तो उसकी स्वीकार्यता अधिक होती है। तो ये सारी बात हुई व्यवहारवाद के बारे में। अब हम बात करेंगे मानवतावाद के बारे में या ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में। मानवतावाद अपने आप में जो शब्द है वो यह इंगित करता है कि मानव अलग है, मानव अन्य पशुओं से, अन्य जंतुओं से अलग है, और इसी बात को मानवतावादी रखते थे। मानवतावाद की शुरुआत मनोविज्ञान में अब्राहम मैस्लो द्वारा की गई। अब्राहम मैस्लो भी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। तो ध्यान रखेंगे व्यवहारवाद की शुरुआत भी कहाँ से है? अमेरिका से, और इसी प्रकार मानवतावाद की शुरुआत भी कहाँ से है? अमेरिका से है। अब मानवतावाद ये कहता है कि सभी मनुष्यों की प्रकृति कैसी होती है? अच्छी होती है। कि कोई भी मनुष्य हो, वो मनुष्य है, अगर वो ह्यूमन बीइंग है, मानव है, तो उसकी आंतरिक प्रवृत्तियां कैसी हैं? अच्छी ही हैं। कोई भी मनुष्य अंदर से बुरा नहीं हो सकता, यानी उसकी जो नेचुरल थिंग है, प्राकृतिक उसकी प्रवृत्ति है, वो अच्छा होने की है। कई बार वातावरण की परिस्थितियों के कारण, दूसरे लोगों के कुछ संबंधों के कारण एक व्यक्ति के व्यवहार में हमें ऐसी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं जिन्हें हम अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन मानवतावादी कहते थे कि आंतरिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति अच्छी ही होती है। दूसरा उनका मत था कि प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। यूनिक या अद्वितीय का अर्थ है अपने आप में बिल्कुल अलग या विशिष्ट प्रकार का। तो ये मत था मानवतावादियों का कि हम सब अपने आप में अलग होते हैं। हाँ, हम में समानताएं हैं, हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुछ हमारी विशेषताएं मिलती हैं, लेकिन एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से पूरी तरीके से नहीं मिल सकता है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं भी होती हैं, और इसी कारण हर व्यक्ति, हर मनुष्य अपने आप में अद्वितीय है। मानवतावादी प्रवृत्तियों पर बल। देखिए, नाम ही मानवतावाद है, तो इनका मानना था कि मनुष्य या मानव जो है, हम में ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं, ऐसी विशेषताएं होती हैं जो अन्य पशुओं में नहीं होती हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य में भी हैं और हम में भी है। जैसे भूख हमें भी लगती है, भूख अन्य पशुओं को भी लगती है, और कई सारी चीजें, आराम की या नींद की आवश्यकता हमें भी होती है और अन्य सभी पशुओं को भी होती है। लेकिन मानवतावाद अपना पूरा फोकस रखता है हमारी मानवतावादी प्रवृत्तियों पर कि एक मनुष्य में, एक मानव में दूसरे मनुष्य के प्रति या जीवों के प्रति दया का जो भाव है या कंपैशन का जो भाव है, वो सभी पशुओं में नहीं होता है। हम में जो भाईचारा है, हम जो मानवता के नाते चीजें करते हैं, वो सभी पशुओं में नहीं होती है। किसी दूसरे को सहारा देना, किसी की समय पर सहायता करना, या किसी ऐसी परिस्थिति में जब बहुत कठिनाई हो तो उस कठिनाई से सबको मिलकर के बाहर निकालने का प्रयास करना, ये एक मनुष्य की, एक मानव की मानवतावादी प्रवृत्ति है। और मानवतावादी मनोवैज्ञानिक मानते थे कि हमारे लिए यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम मनुष्य इसीलिए अलग हैं क्योंकि हम में ये मानवतावादी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। व्यवहारवाद तथा मनोविश्लेषणवाद का विरोध। देखिए, पहली चीज कि व्यवहारवादियों ने अपने प्रयोग किए। अब प्रयोग जो किए, आप यहाँ ध्यान रखें कि वो सभी प्रयोग पशुओं पर किए गए थे। किसी ने डॉग पर किया, किसी ने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने कबूतर पर किया, किसी ने बिल्ली पर किया। मानवतावादियों का मानना था कि ये जो आप अलग अलग पशुओं पर प्रयोग करते हैं और उसको आप लागू कर देते हैं मनुष्य
कि एक पशु में वो प्रवृत्तियां नहीं है जो कि मानव में पाई जाती हैं। मानव में जो समझ है, जो दया भाव है, जो दूसरे की सहायता करने का भाव है, या सुंदरता को या दूसरे की अच्छी जो बातें हैं उनकी प्रशंसा करने का भाव है, ये सारी चीजें अन्य पशुओं में नहीं होती है। तो चूंकि व्यवहारवादी प्रयोग करते थे और वो प्रयोग पशुओं पर करते थे और उसके जो परिणाम हैं उन्हें लागू करते थे मनुष्यों पर, इसलिए मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहारवादियों को नकारा या उनका विरोध किया। साथ के साथ इन्होंने विरोध किया मनोविश्लेषणवाद का, यानी सिगमंड फ्रायड का जो मत था मनोविश्लेषणवाद, उसको भी इन्होंने नकारा, उसका भी विरोध किया। और उसका कारण यही था कि फ्रायड मानते थे कि हम मनुष्य अन्य पशुओं जैसे ही हैं। मैंने बताया जब फ्रायड पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया कि उनका मानना था कि ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल जो हैं वो एक जैसे ही हैं। आंतरिक प्रवृत्तियां या प्राकृतिक रूप से हम बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हम समाज में रहने लगे, समूहों में रहने लगे, इसलिए हमने अपने आप को बदल लिया है या अपनी वास्तविक प्रवृत्तियों को हम छुपाने लग गए हैं। लेकिन हमारी वास्तविकता तो जंगली जो जानवर होते हैं उन्हीं की तरह हम भी अपनी हर इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। हम भी हमारा फायदा अगर हमें दिखे तो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सारी बातें फ्रायड मानते थे और इसी कारण मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविश्लेषणवाद का भी विरोध किया। उसके बाद जो एक समर्थक थे मनोविश्लेषणवाद के जो काफी प्रसिद्ध हुए, उनका नाम है कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स अपने आप में एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने मानवतावाद पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। कार्ल रोजर्स ने आत्मसिद्धि की बात करी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करी, यानी एक व्यक्ति अपने आप को खोज पाए, अपने आप को ढूंढ पाए। ऐसी इन्होंने कही कि हमारा आत्म स्वयं को खोज पाए, ऐसी प्रवृत्ति भी कुछ लोगों में होती है और उन लोगों पर उन्होंने अध्ययन किया। तो कार्ल रोजर्स का जो नाम है आपको याद रखना है। जब हम समायोजन वाला पाठ पढ़ेंगे आगे चल के, वहां पर आपको मैं परामर्श के बारे में बताऊंगी और परामर्श के विभिन्न उपागम हैं, विभिन्न प्रकार हैं। तो वहाँ एक विशिष्ट प्रकार आपको बताऊंगी, उसको कार्ल रोजर्स ने प्रस्तुत किया है। तो ये हमारे 6 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के संप्रदाय अब पूर्ण होते हैं। आप देखिए कि सब जो संप्रदाय हैं उनकी अपनी अपनी खासियत है। कुछ संप्रदाय दूसरे का विरोध करते हैं, कुछ संप्रदाय ऐसा नहीं करते। खासकर आप ध्यान रखेंगे जो विरोध है संरचनावाद का और गेस्टाल्टवाद का। जहां संरचनावाद बल देता है अवयवों पर, पार्ट्स पर, वहीं गेस्टाल्टवाद जो है वो बल देता है पूर्ण पर या संपूर्ण पर। तो दोनों विरोधी हैं। संरचनावाद सबसे पहले आया तो विरोध किसने किया? गेस्टाल्टवाद ने किया। उसके अलावा व्यवहारवाद का विरोध भी गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया। उसका भी कारण ये है कि व्यवहारवादियों ने छोटे पशुओं पर सारे प्रयोग किए। आपको अभी अभी मैंने बताया कि व्यवहारवादियों ने कैट्स पर, डॉग्स पर, रैट्स पर अपने प्रयोग किए और ये पशु जो हैं उनका जो बुद्धि स्तर है और मनुष्यों का जो बुद्धि स्तर है उन दोनों में काफी ज्यादा अंतर है, ऐसा गेस्टाल्टवादी मानते थे। और ये सच भी है कि मनुष्य की बुद्धि का स्तर और एक चूहे की या बिल्ली की या डॉग की बुद्धि का स्तर जो है वो समान नहीं होता है। हम ये कल्पना करें कि एक स्थिति में एक बिल्ली जैसा कर रही है वैसा ही एक मनुष्य करेगा, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि गेस्टाल्टवादियों ने व्यवहारवाद का विरोध किया और उसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि मानवतावाद ने मनोविश्लेषण
खत्म होते हैं। मुझे आशा है आप चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे। ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट बनता है आगे के लिए। जब आगे हम मनोविज्ञान में अधिगम पढ़ेंगे, व्यक्तित्व पढ़ेंगे, तो वहाँ अलग अलग तरह के सिद्धांत हमको पढ़ने हैं। उन सभी सिद्धांतों में कई बार मैं नाम लूंगी कि ये व्यवहारवादी मत को समर्थन देते थे, या इन्होंने गेस्टाल्टवाद का समर्थन किया, या इन मनोवैज्ञानिक ने मानवतावाद का समर्थन किया। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखें कि ये जो सभी संप्रदाय हैं, इनमें से 3 संप्रदायों को महत्वपूर्ण माना गया है। उन्हें नाम दिया गया है प्रथम, द्वितीय व तृतीय बल का। फर्स्ट फोर्स या प्रथम बल नाम दिया गया है मनोविश्लेषणवाद को। सेकेंड फोर्स या द्वितीय बल नाम दिया गया है व्यवहारवाद को, बिहेवियरिज्म को। और थर्ड फोर्स या तृतीय बल नाम दिया गया है मानवतावाद को। तो हम तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको ध्यान रखना है कि सभी संप्रदाय अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस विषय को आकार देने में या विषय को आगे ले जाने में इन तीनों संप्रदायों को अलग से महत्व दिया जाता है। तो प्रथम बल, फर्स्ट फोर्स कहा जाता है मनोविश्लेषणवाद को, जिसके की समर्थक या प्रतिपादक सिगमंड फ्रॉयड थे। सेकेंड फोर्स या द्वितीय बल कहा जाता है व्यवहारवाद को, जो कि शुरू किया जेपी वॉटसन ने। और तृतीय बल या थर्ड फोर्स कहा जाता है मानवतावाद को, जिसकी शुरुआत करी थी अब्राहम मास्लो ने। तो हमारे सारे मनोविज्ञान के संप्रदाय अब हम पूरे कर चुके हैं। अगली कक्षा में हम इससे आगे चलेंगे। हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। अभी तक हम सामान्य परिचय ले रहे थे, तो मनोविज्ञान की विकास की हमने बात करी, शाखाओं की बात करी और मनोविज्ञान के संप्रदायों की बात करी। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विशेषताओं की और उसका जो स्कोप है, महत्व है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।